नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी जिसका नाम है जीवन का शाप। काफसा जी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे। सापुर जी ने रुई की दलाली शुरू की और धन कमाने लगे। कमाई दोनों ही कर रहे थे, पर शाहपुर जी प्रसन्न थे, काफ जी विरक्त। शाहपुर जी को धन के साथ सम्मान और यश आप ही आप मिलता था। काफसा जी को यश के साथ धन दूरबीन से देखने पर भी दिखाई ना देता था। इसलिए सापुर जी के जीवन में शांति थी, सदैवता थी, आशीर्वाद था, घृणा थी। काफसा जी के जीवन में अशांति थी, कटुता थी, निराशा थी, उदासीनता थी। धन को तुच्छ समझने की वे बहुत चेष्टा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुठला देते। शाहपुर जी के घर में विराजने वाले सौजन्य और शांति के सामने अपने घर के कलह और फूहड़पन से घृणा होती थी। मृदु भाषिणी मिसेस सापुर के सामने उन्होंने अपनी गुलशन बानू संकीर्णता और ईर्ष्या का अवतार सी लगती थी। सापुर जी के घर में आते तो सीसी बाई मृदु हाथ से उनका स्वागत करती। वह खूब दिन भर के थके मांदे घर आते तो गुलशन अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाती और उनको खूब फटकारे बताती। तुम भी अपने को आदमी कहते हो? मैं तो तुम्हें बैल समझती हूँ, बैल। बड़ा मेहनती है, गरीब है, संतोषी है, माना, लेकिन उसे विवाह करने का क्या हक था? काफसा जी ने 1 लाख बार ये प्रश्न किया जा चुका था कि जब तुम्हें समाचार पत्र निकालकर अपना जीवन बर्बाद करना था तो तुमने विवाह क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी? जब तुम्हारे घर में रोटियां ना थी तो मुझे क्यों लाए? इस प्रश्न का जवाब देने में काफसा जी में शक्ति ना थी। उन्हें कुछ सूझता ना था। वह सचमुच अपनी गलती पर पछताते थे। एक बार बहुत तंग आकर उन्होंने कहा था, अच्छा भाई, अब जो होना था हो चुका, लेकिन मैं तुम्हें बांधे तो नहीं हूँ। तुम्हें जो पुरुष ज़्यादा सुखी रख सके उसके साथ जाकर रहो। अब मैं और क्या कहूँ? आमदनी आमदनी तो बढ़ती नहीं, तो मैं क्या करूँ? क्या चाहती हो, जान दे दूँ? इस पर गुलशन ने उनके दोनों कान पकड़कर जोर से औंठे और गालों पर 2 तमाचे लगाए और पहनी आंखों से काटती हुई बोली, अच्छा, अब चोंच संभालो, नहीं तो अच्छा ना होगा। ऐसी बात मुंह से निकालते तुम्हें लाज नहीं आती? हयादार होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। उस दूसरे पुरुष के महल में आग लगा दूंगी, उसका मुंह झुलसा दूंगी। तब से बेचारे काफसा जी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब ना रहा। कहाँ तो यह असंतोष और विद्रोह की ज्वाला, और कहाँ वह मधुरता और भद्रता की देवी शीरी, जो काफसा जी को देखते ही फूल की तरह खिल उठती थी, मीठी मीठी बातें करती, चाय मुरब्बे और फूलों से सत्कार करती और अक्सर उन्हें अपनी कार पर घर पहुंचा देती। काफसा जी ने कभी मन में भी इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया, मगर उनके हृदय में लालसा छिपी हुई थी कि गुलशन की जगह शीरी होती तो उनका जीवन कितना गुलजार होता। कभी कभी गुलशन की कटुतियों को वह इतने दुखी हो जाते कि यमराज का आह्वान करते। घर उनके लिए कैद खाने से कम जानलेवा ना था और उन्हें जब अवसर मिलता सीधे सीरी के घर जाकर अपने दिल की जलन बुझा आते। एक दिन काफसा जी सवेरे गुलशन से झल्लाकर सापुर जी के टेरेस पे पहुंचे तो देखा शीरी बानू की आंखें लाल हैं और चेहरा भर भराया हुआ है, जैसे रोकर उठी हो। काफसा जी ने चिंतित होकर पूछा, आपका जी कैसा है? बुखार तो नहीं आ गया? शीरी ने दर्द भरी आंखों से देखकर रोनी आवाज से कहा, नहीं, बुखार तो नहीं है, कम से कम देह का बुखार तो नहीं है। काफसा जी इस पहेली का कुछ मतलब ना समझे। शीरी ने एक क्षण और रहकर फिर कहा, आपको मैं अपना मित्र समझती हूँ मिस्टर काफसा जी, आपसे क्या छुपाऊँ। मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। मैंने अब तक हृदय की आग हृदय में रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता है अब उसे बाहर ना निकालूं तो मेरी हड्डियां तक जल जाएंगी। इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन मेरे रंगीले पिया का कहीं पता नहीं। रात को खाना खाकर वह एक मित्र से मिलने का बहाना करके घर से निकले थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। यह आज कोई नई बात नहीं है, इधर कई महीनों से यह इनकी रोज़ की आदत है। मैंने आज तक आपसे कभी अपना दर्द नहीं कहा, मगर उस समय भी जब मैं हंस हंस कर आपसे बातें करती थी, मेरी आत्मा रोती रहती थी। काफसा जी ने निष्कपट भाव से कहा,
तुमने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो? पूछने से क्या होगा, अपने दिल की बातें बता दिया करते हैं। तुम्हें तो उनसे कोई भेद न रखना चाहिए। घर में जी ना लगे तो आदमी क्या करे। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है। तुम जैसी देवी जिस घर में हो वह स्वर्ग है। सापुर जी को अपना भाग्य सराहना चाहिए। आपका यह भाव अभी तक है, जब तक आपके पास धन नहीं है। आज तुम्हें कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो तुम यूं ना रहोगे। तुम्हारे ये भाव बदल जाएंगे। वही धन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ऊपरी सुख शांति से कितनी के नीचे कितनी आग है, यह तो उसी वक्त खुलता है जब ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह समझते हैं घर से भर कर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कर दिया जो उनका कर्तव्य है। अब मुझे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। यह नहीं जानते कि ऐश के सामान उस मिश्री तहखानों में गड़े हुए पदार्थों की तरह है जो मृतात्मा के भोग के लिए रखे जाते थे। काश जी एक नई बात सुन रहे थे। उन्हें अब तक जीवन का अनुभव ना था। वह यह था कि स्त्री अंतकरण से विलासिनी होती है। उस पर लाख प्राण मारो, उसके लिए मर ही क्यों ना जाओ मिटो, लेकिन व्यर्थ है। वह केवल खरारा नहीं चाहती, उससे कहीं ज़्यादा दाना और घास चाहती है। लेकिन यह एक देवी है जो विलास की चीज़ों को तुच्छ समझती है और केवल मीठे स्नेह और सहवास से ही प्रसन्न रहना चाहती है। उनके मन में गुदगुदी सी उठी। मिस्टर शाहपुर ने फिर कहा, उनका यहाँ यह व्यापार मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मिस्टर काफसजी, मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला उठी है और मैं धर्मशास्त्र और मर्यादा इन सभी का आश्रय लेकर भी त्राण नहीं पाती। मन को समझाती हूँ, क्या संसार में लाखों विधवाएं नहीं पड़ी हुई हैं। मुझे किसी तरह चित्त शांत नहीं होता। मुझे विश्वास आता जाता है कि वह मुझे मैदान में आने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अब तक कोई चुनौती नहीं ली थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर बढ़ गया है और मैं किसी तिनके का सहारा ढूंढे बिना नहीं रह सकती। वह जो चाहते हैं वह हो जाएगा। आप उनके मित्र हैं। आपसे बन पड़े तो उन्हें समझाइए। मैं इस मर्यादा की बेड़ी को अब और ना पहन सकूंगी। मिस्टर काफसजी मन में भावी दुख का एक स्वर निर्माण कर रहे थे। बोले, हाँ हाँ, मैं अवश्य समझाऊंगा। मेरा तो यह धर्म है, लेकिन मुझे आशा नहीं कि मेरे समझाने का उन पर कोई असर हो। मैं तो दरिद्र हूँ, मेरे समझाने का उनकी दृष्टि में मूल्य ही क्या। यूँ तो वह मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं, बस उनकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुमने इतनों दिनों बर्दाश्त किया, यही आश्चर्य है। दूसरी औरत तो एक दिन ना सहती। थोड़ी बहुत आदत सभी पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी वैसी ही होती है। कर्म से ना सही, मन से ही सही। मैंने तो सदैव इनको अपना इष्ट देव समझा, किंतु जब पुरुष इसका अर्थ ही ना समझे तो क्या हो। मुझे वह है, वह मन में कुछ और ना सोच रहे हों। और क्या सोच सकते हैं, आप अनुमान कर सकती हैं। अच्छा वह बात, मगर मेरा अपराध। शेर और मेमने वाली कथा आपने नहीं सुनी। मिसेस शाहपुर एकाएक चुप हो गई। सामने से शाहपुर जी की कार आती दिखाई दी। उन्हें काफसजी को ताकीद दी और विनय भरी आंखों से देखा और दूसरे द्वार के कमरे से निकलकर अंदर चली गई। मिस्टर शाहपुर जी आंख लाल किए कार से उतरे और मुस्कुराकर काफसजी से हाथ मिलाया। स्त्री की आंखें भी लाल थीं, पति की आंखें भी लाल, एक रुदन से, दूसरी रात की खुमारी से। शाहपुर जी ने हैट उतारकर खुंटी पे लटकाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं रात को एक मित्र के घर सो गया था। दावत थी, खाने में देर हुई तो मैंने सोचा अब कौन घर जाए। काफसत जी ने व्यंग मुस्कान के साथ कहा, किसके यहाँ दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी, ज़रा मुझे नोट करा दीजिए। उन्होंने जेब से नोटबुक निकाली। शाहपुर जी ने सतर्क होकर कहा, ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी, 2-4 मित्रों का प्रीतिभोज था। फिर भी समाचार तो जानना चाहिए। जिस प्रीतिभोज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोग शरीक हों, वह साधारण बात नहीं हो सकती। क्या नाम है मेजबान साहब का? आप चौंकेंगे तो नहीं, बताइए तो। मिस गौहर। मिस गौहर? जी हाँ। आप चौंके क्यों? क्या आप इसे तस्लीम नहीं करते कि दिन भर रुपए
आने पाई से सिर मारने के बाद मुझे मनोरंजन का भी अधिकार है, नहीं तो जीवन भार हो जाए। मैं इसे नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मैं इस मनोरंजन को अपनी बेहतर स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूँ। शाहपुर जी नकली हंसी हंसे। यही दकियानूसी बात। आपको मालूम होना चाहिए, आज का समय ऐसा कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विषय में आज का समाज एक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं उत्कृष्ट है। अब देवियों का यह अधिकार स्वीकार किया जाने लगा है, यानी देवियां पुरुषों पर हुकूमत कर सकती हैं, उसी तरह जैसे पुरुष देवियों पर हुकूमत कर सकते हैं। मैं इसे नहीं मानता। पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है, स्त्री पुरुष की मोहताज है। अगर आपका आशय यही है तो स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर अवलंबित है। अगर आप इन शब्दों में यह कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर अधिकार की बागडोर जैसे राजनीति में वैसे ही समाज नीति में धन बल के हाथ रही है और रहेगी। अगर देवयोग से धनोपार्जन का काम स्त्री कर रही हो और पुरुष कोई काम न मिलने के कारण घर बैठा हो, तो स्त्री को अधिकार है कि अपना मनोरंजन जिस तरह चाहे करे। मैं स्त्री को अधिकार नहीं दे सकता, यह आपका अन्याय है। बिल्कुल नहीं। स्त्री पर प्रकृति ने ऐसे बंधन लगा दिए हैं कि वे जितना भी चाहे पुरुष की भांति स्वच्छंद नहीं रह सकती और ना पशु बल में पुरुष का मुकाबला ही कर सकती है। हाँ, गृहिणी का पद त्याग कर और अप्राकृतिक जीवन का आश्रय लेकर वह सब कुछ कर सकती है। आप लोग उसे मजबूर कर रहे हैं कि अप्राकृतिक जीवन का आश्रय ले। मैं ऐसे समय की कल्पना ही नहीं कर सकता जब पुरुषों का आधिपत्य स्वीकार करने वाला औरतों का काल पड़ जाए। कानून और सभ्यता मैं नहीं जानता। पुरुषों ने स्त्रियों पर हमेशा राज किया है और करेंगे। सहसा काफ्सा जी ने पहलू बदला। इतनी थोड़ी सी देर में वे अच्छे खासे कूटनीति चातुर हो गए थे। शाहपुर जी को प्रशंसा सूचक आंखों से देखकर बोले, तो हम और आप दोनों एक विचार के हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माता और स्वामिनी सब कुछ मानने को तैयार हूँ, पर उसे स्वच्छंद नहीं देख सकता। अगर कोई स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है तो उसके लिए मेरे घर में स्थान नहीं है। जो मेरे जीवन में जरा सा आनंद भी नहीं सह सकती, चाहती है मैं उसके अचल में बंधा बंधा घूमूं। शाहपुर से आशा रखती है। अभागिनी भूल जाती है कि आज मैं आंखों का इशारा कर दूं तो 101 शीशियाँ मेरे उपासना करने लगे। जी हाँ, मेरे इशारों पर नाचे। मैंने इसके लिए जो कुछ किया बहुत कम पुरुष किसी स्त्री लिए करते हैं। मैंने उन्हें ख्याल आ गया कि वे ज़रूरत से ज़्यादा बहके जा रहे थे। श्री की प्रेम व सेवाएं याद आई। रुककर बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह अब भी समझ से काम ले सकती है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं यह भी नहीं जानता कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकती है वह शिकायत है। इसके आगे बढ़ाने की हिमाकत वह नहीं कर सकती। औरतों को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं है, कम से कम मुझे तो यही तजुर्बा है। काफ्सा जी ने खंडन किया, मेरा तजुर्बा तो कुछ और है। हो सकता है, मगर आपके पास खाली बातें हैं, मेरे पास लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जब मन में विद्रोह के भाव जम गए तो फिर लक्ष्मी के टाले भी नहीं टल सकते। शाहपुर जी ने विचारपूर्ण भाव से कहा, शायद आपका विचार ठीक है। कई दिन बाद काफ्सा जी की शीरी से पार्क में मुलाकात हुई। वह इसी अवसर की खोज में थे। उनका स्वर्ग तैयार हो चुका था, केवल उसमें श्री को प्रतिष्ठित करने की कसर थी। गुलशन को उन्होंने उसके मैके भेज दिया था। भेजा क्या दिया था, वह रूठकर चली गई थी। जब शीरी उनके दरिद्रता का स्वागत कर रही है तो गुलशन की खुशामद क्यों की जाए। लपक कर शीरी से हाथ मिला और बोले, आप खूब मिली, मैं आज आने वाला था। शीरी ने गिला करते हुए कहा, आपकी राह देखते देखते आंखें थक गई। आप भी ज़बानी हमदर्दी ही करना जानते हैं। आपको क्या खबर, इन कई दिनों में मेरी आंखों से कितने आंसू बहे हैं। काफ्सा जी ने शीरी बानू की उत्कर्ण मुद्रा देखी, जो बहुमूल्य रेशमी साड़ी की आप से और भी दमक उठी थी, और उनका हृदय अंदर से बैठता हुआ जान पड़ा। उस छात्र की सी दशा हुई जो आज अंतिम परीक्षा पास कर चुका हो और जीवन का प्रश्न उसके सामने
भयंकर रूप में खड़ा हो। काश वह कुछ दिनों परीक्षाओं की भूल भुलैया में जीवन के सपनों का आनंद ले सकता। उस स्वप्न के सामने यह सत्य कितना डरावना था। अभी तक कावसजी ने मधुमक्खी का शहद ही चखा था। इस समय वो मुख पर मंडरा रही थी और डर रहे थे कि कहीं डंक ना मारे। दबी आवाज़ से बोले, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तो सापुर को बहुत समझाया। शीरी ने उनका हाथ पकड़कर एक बेंच पे बिठा दिया और बोली, उन पर अब समझाने बुझाने का कोई असर ना होगा और मुझे ही क्या गरज पड़ी है कि मैं उनके पाँव सहलाती। आज मैंने निश्चय कर लिया है, अब उस घर में लौट कर ना जाऊंगी। अगर उन्हें अदालत में जलील होने का शौक़ है तो मुझ पर दावा करें, मैं तैयार हूँ। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती उसके साथ रहने के लिए ईश्वर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरे पास रहोगे, अगर मैं तुमसे इतना आत्मल नहीं है जो मेरे लिए दूसरे द्वार खुल जाएंगे। अब साफ साफ बतलाओ, क्या वह सारी सहानुभूति जबानी थी? कावसा जी ने कलेजा मजबूत करके कहा, नहीं नहीं शीरी, खुदा जानता है मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है। मगर गुलशन को क्या करोगे? उसे तलाक दे दूंगा। हाँ, यही मैं भी चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगी अभी इसी दम। शाहपुर से अब मेरा कोई संबंध नहीं। कावसा जी को अपने दिल में कंपन का अनुभव हुआ। बोले, लेकिन अभी तो वहाँ कोई तैयारी नहीं है। मेरे लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं। तुम सब कुछ हो, टैक्सी ले लो, मैं इसी वक्त चलूँगी। कावसा जी टैक्सी की खोज में पार्क से निकले। वे एकांत पे विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहते थे। इस बहाने से उन्हें समय मिल गया। अब उन पर जवानी का समय नशा ना था जो विवेक की आंखों में छाकर बहुधा में गड्ढे में गिरा देता है। अगर कुछ नशा था तो अब तक हिरण हो चुका था। वह किस फंदे में गला डाल रहे हैं वह खूब समझते थे। सापुर जी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, यह भी उन्हें मालूम था। गुलशन उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगी, यह भी वह जानते थे। वे सब विपत्तियां झेलने को वह तैयार थे। शाहपुर की जबान बंद करने के लिए उनके पास काफ़ी दलीलें थी। गुलशन को भी स्त्री समाज में अपमानित करने का उनके पास काफ़ी मसाला था। डर था तो यह है कि शीरी का यह प्रेम टिकेगा या नहीं। अभी तक शीरी ने केवल उनके सौजन्य का परिचय पाया है, केवल उनकी न्याय, सत्य और उदारता से भरी बातें सुनी हैं। इस क्षेत्र में शाहपुर जी से उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन उनके सौजन्य और उनकी प्रतिभा का जादू उनके बेसुरे समान घर में कुछ दिन रहेगा, इसमें उन्हें संदेह था। हलवे की जगह चुपड़ी रोटियां भी मिलें तो आदमी सब्र कर सकता है। रूखी भी मिल जाए तो वह संतोष कर लेगा, लेकिन सूखी घास सामने देखकर तो ऋषि मुनि भी जामे से बाहर हो जाएंगे। शीरी उनसे प्रेम करती है, लेकिन प्रेम के त्याग की भी तो सीमा है। 2-4 दिन भावुकता के उन्माद में वह सब्र कर ले, लेकिन भावुकता कोई टिकाऊ चीज़ तो नहीं। वास्तविकता के आघातों के सामने यह भावुकता कै दिन टिकेगी? उस परिस्थिति की कल्पना करके कावसजी काँप उठे। अब तक वह रनिवास में रही, अब उसे एक खपरेल का कॉटेज मिलेगा जिसकी फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं। कहाँ वह रीधे-पोश नौकरों की पलटन, कहाँ एक बुढ़िया मामा की संदिग्ध सेवाएं जो बात भर पर भुनाती है, धमकाती है, कोसती है। अब तक वह रनिवास में रही, अब उसे एक खपरेल का कॉटेज मिलेगा जिसकी फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं। उनका आधा वेतन तो संगीत सिखाने वाला मास्टर ही खा जाएगा, और शाहपुर जी ने कहीं ज़्यादा कमीनापन से काम लिया तो उनको बदमाशों से पिटवा भी सकते हैं। पिटने से वह नहीं डरते, यह तो उनकी फतह होगी, लेकिन शीरी की भोग लालसा पर कैसे विजय पाए? बुढ़िया मामा का जब मुंह लटकाए आकर उसके सामने रोटियां और सालन परोस देगी, तब शीरी के मुख पर कैसी विदग्ध विरक्ति छा जाएगी। कहीं वह खड़ी होकर उनको और अपनी किस्मत को कोसने ना लगे। नहीं, अभाव की पूर्ति सौजन्य से नहीं हो सकती। शीरी का वह रूप कितना विकराल होगा। सहसा एक कार सामने से आती दिखाई दी।
कावसा जी ने देखा शाहपुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर कार को रुकवा लिया और पीछे दौड़ते हुए जाकर शाहपुर जी से बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? यूँ ही बाहर घूमने निकला था। शीरी बानू पार्क में है, उन्हें भी लेते जाइए। वह तो मुझसे लड़कर आई है और अब इस घर में कदम भी ना रखूंगी। और आप सैर करने जा रहे हैं, तो क्या आप चाहते मैं बैठ कर रोऊं? सच बहुत रो रही है, सच बहुत रो रही है, तो शायद उनकी बुद्धि जाग रही है। तुम इस समय उन्हें मना लो तो वह हर्ष से तुम्हारे साथ चली जाए। मैं परीक्षा करना चाहता हूँ कि वह बिना मनाए मानती है या नहीं। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हूँ, मुझ पर दया करो, तुम्हारों पैरों पड़ता हूँ। जीवन में जो थोड़ा सा आनंद है उसे मनभाव के नाट्य में नहीं छोड़ना चाहता। कार चल पड़ी और काव सजी करते हुए भ्रष्ट से वहीं खड़े रह गए। देर हो रही थी, सोचा कहीं शीरी यह ना समझ ले कि मैंने भी उसके साथ दगा की। लेकिन जाऊं भी तो क्यों कर। अपने संबाते कुटरी की में उस देवी को प्रतिष्ठित करने की कल्पना ही उन्हें हास्यास्पद लगी। वहाँ तो लिए तो गुलशन ही उपयुक्त है। कुड़ती है, कठोर बातें करती है। कोई मेहमान आ जाता है तो कितने प्रसन्न मुख से उसका आदर सत्कार करती है, मानो उसके मन में आनंद ही आनंद है। कोई छोटी सी चीज़ भी दे दी तो कितना फूल उठती है। थोड़ी सी तारीफ करके चाहे उससे गुलामी करवा लो। अब उन्हें अपनी जरा जरा सी बात पर झुंझला पड़ना, उसकी सीधी बातों का टेढ़ा जवाब देना विकल करने लगा। उस दिन उसने यही तो कहा था कि छोटी बहन की सालगिरह पे कोई उपहार भेजना चाहिए। इसमें बरस पड़ने की कौन सी बात थी। माना वे संपादकीय नोट लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए संपादकीय नोट कितना महत्व रखता है? क्या गुलशन के लिए उपहार भेजना उतना ही या उससे ज़्यादा महत्व नहीं रखता? बेशक उनके पास उस समय रुपए ना थे, तो क्या वह मीठे शब्दों से यह नहीं कह सकते थे कि डार्लिंग, मुझे खेद है, अभी हाथ खाली है, 2-4 रोज़ में मैं कोई प्रबंध कर दूंगा। यह जवाब सुनकर वह चुप हो जाती है, और अगर कुछ भुनभुना ही लेती तो उनका क्या बिगड़ जाता था। अपनी टिप्पणियों में वे कितनी शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कलम जरा भी गर्म पड़ जाए तो गर्दन नापी जाए। गुलशन पर वह क्यों बिगड़ जाते हैं? इसलिए कि वह उनके अधीन है और उन्हें रूठ जाने के लिए सिवा कोई दंड नहीं दे सकती। कितनी नीच कायरता है कि हम सब लोग के सामने दुम हिलाएं और जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर रही है उसे काटने दौड़ें। सहसा एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया और सामने आते ही उस पर से एक स्त्री उतरकर उनकी ओर चली। अरे, यह तो गुलशन है। उन्होंने आतुरता से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? मैं अभी अभी तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था। गुलशन ने गदगद कट से कहा, तुम्हारे ही पास आ रही थी। शाम को बरामदे में बैठी थी तो तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। ना जाने कब झपकी आ गई और मैंने एक बुरा सपना देखा। मारे डर के मेरी नींद खुल गई और तुमसे मिलने चल पड़ी। इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? रास्ते भर मेरा कलेजा धड़क रहा था। कावसा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। तुमने क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा जैसे तुमने एक रमणी को कुछ कहा और वह तुम्हें बांधकर घसीटे लिए जा रही है। कितना बेहुदा सपना है, और तुम्हें इस पर विश्वास भी आ गया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि स्वप्न केवल चिंतित मन की किरणा है। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कोई ना कोई बात जरूर है। तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? या तो तुम्हारे पढ़ने का समय है? यूँ ही जरा घूमने आया था। झूठ बोलते हो, खाओ मेरे सिर की कसम। अब तुम्हें एतबार ही ना आए तो मैं क्या करूं? कसम क्यों नहीं खाते? कसम को मैं झूठ का अनुमोदन समझता हूँ। गुलशन ने फिर उनके मुख पर तीव्र दृष्टि डाली, फिर एक क्षण बाद बोली, अच्छी बात है, चलो घर चलें। कावसा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर मुझसे लड़ाई करोगी? सरकार से लड़कर भी तुम सरकार की ही अलमदारी में रहते हो कि नहीं? मैं भी तुमसे लड़ूंगी, मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसे कब मानते हैं कि यहाँ सरकार की अलमदारी है? यह तो मुँह से कहते हो। तुम्हारा रोआ रोआ इसे स्वीकार करता है, नहीं तो तुम इस वक्त जेल में होते। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। मैं अकेली नहीं जाने की। आखिर सुनूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कावसा जी ने बहुत कोशिश की कि गुलशन वहाँ से किसी तरह बढ़ी जाए,
लेकिन वह जितना ही जोर देते थे उतना ही गुलशन का आग्रह भी बढ़ता जाता था। आखिर मजबूर होकर कावसा जी को शीरी और शाहपुर के झगड़े का वृत्तांत कहना ही पड़ा। यद्यपि इस नाट्य में उनका अपना जो भाग था उन्होंने बड़ी होशियारी से छिपाने की चेष्टा की। गुलशन ने विचार करके कहा, तो तुम्हें भी यह सनक सवार हुई? कावसा जी ने तुरंत प्रतिवाद किया, कैसी सनक, मैंने क्या किया? अब यह तो इंसानियत नहीं कि एक स्त्री मेरी सहायता मांगे और मैं बगले झांकने लगूं। झूठ बोलने के लिए बड़ी अक्लमंदी की ज़रूरत होती है प्यारे, और वह तुमसे नहीं है, समझे? चुपके से जाकर शीरी बानू को सलाम करो और कहो कि आराम से अपने घर में बैठे। सुख कभी संपूर्ण नहीं मिलता। विधि इतना घोर पक्षपात नहीं कर सकता। गुलाब में कांटे होते ही हैं। अगर सुख भोगना है तो उसे उसके दोषों के साथ भोगना पड़ेगा। अभी विज्ञान ने ऐसा कोई उपाय नहीं निकाला कि हम सुख के कांटों को अलग कर सकें। मुफ्त का माल उड़ाने वाले को अय्याशी के सिवा और क्या सूझेगी? अगर धन सारी दुनिया का विलास ना मोल लेना चाहे तो वह धनी कैसा? शीरी के लिए क्या वे द्वार खुले नहीं हैं? शाहपुर जी के लिए खुले हैं। उससे कहो शाहपुर जी के घर में रहे, उनके धन को भोगे और भूल जाए कि वह शाहपुर जी की स्त्री है, उसी तरह जैसे शाहपुर भूल गया है कि वह शीरी का पति है। जलना और कुड़ना छोड़कर विलास का आनंद लूटे। उसका धन एक से एक रूपमान विद्वान नवयुवकों को खींच लाएगा। तुमने ही एक बार मुझसे कहा था कि एक ज़माने में फ्रांस में धनवान विलासिनी महिलाओं का समाज पर आधिपत्य था। उनके पति सब कुछ देखते थे और मुंह खोलने का साहस न करते थे, और मुंह क्या खोलते, वे खुद इसी धुन में मस्त थे। यही धन का प्रसाद है। तुमसे ना बने तो चलो मैं सीई को समझा दूँ। अय्याश मर्द की स्त्री अगर अय्याश ना हो तो उसकी यह कायरता है, लतखोरपन है। कावसा जी ने चकित होकर कहा, लेकिन तुम भी तो धन की उपासक हो। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, यही तो जीवन का शाप है। हम उस चीज़ पर लपकते हैं जिससे हमारा मंगल है, सत्यानाश है। मैं बहुत दिन पापा के इलाके में रही हूँ। चारों तरफ किसान और मजदूर रहते थे। बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे, शाम को घर जाते। अय्याशी और बदनामी का कहीं नाम ना था। और यहाँ शहर में देखती हूँ कि सभी बड़े घरों में यही रोना है। सबके सब हथकंडों से पैसा कमाते हैं और अस्वाभाविक जीवन बिताते हैं। आज तुम्हें कहीं से धन मिल जाए तो तुम भी शाहपुर बन जाओगे निश्चय। तब शायद तुम भी अपने बताए हुए मार्ग पर चलोगी, क्यों? शायद नहीं, अवश्य।